नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जो फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत ही मायने रखता है। एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये एक्ट उन ड्रग्स पर कंट्रोल करता है जो एडिक्टिव होते हैं, जिनसे एब्यूज़ हो सकता है, जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, गांजा, कोकेन, एलएसडी और कुछ पावरफुल सिडेटिव्स जैसे डाइजेपाम या क्लोनाजेपाम। एनडीपीएस एक्ट 1985 एक सेंट्रल लॉ है जो पूरे देश में लागू होता है। इसका उद्देश्य है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग, सेल, पोजेशन या यूज़ को रेगुलेट किया जा सके ताकि इनका मिसयूज़ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन इन मेजर टॉपिक्स में डिवाइड की गई है। हम इसमें लॉ का बैकग्राउंड देखेंगे, इसका पर्पस समझेंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, एजेंसीज जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो चलिए सिस्टमेटिकली हर पॉइंट को समझते हैं। एनडीपीएस एक्ट से पहले कुछ पुराने लॉज थे, जैसे ओपियम एक्ट 1857 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। ये ब्रिटिश एरा के लॉज थे, लेकिन उनमें बहुत सारे लूपहोल्स थे, कमियां थी। जब 1980s के आसपास इंडिया में ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ने लगा, स्पेशली हेरोइन और चरस जैसे सब्सटेंसेस की इलीगल स्मगलिंग होने लगी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुराने लॉज को हटाकर एक नया कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, एनडीपीएस एक्ट 1985। ये एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ, जो कोइंसिडेंस से चिल्ड्रंस डे भी होता है। तो ये एक सिंबॉलिक मैसेज भी था कि देश के फ्यूचर को यानी यूथ को ड्रग एब्यूज से बचाना है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर्स दिए गए लाइसेंसिंग और रेगुलेशन के लिए। यानी हर किसी को ओपियम या कैनबिस ग्रो करना है फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पसेस, तो प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये एक्ट सिर्फ बैन ही नहीं करता, ये कंट्रोल और रेगुलेट भी करता है। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स में मॉर्फिन का यूज़ अलाउड है, लेकिन स्ट्रिक्टली अंडर लाइसेंस और मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू। सोच के देखिए, अगर कोई ऐसे ही बिना रिकॉर्ड के मॉर्फिन स्टॉक करे या सेल करे, तो वो एनडीपीएस के अंडर पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है पुराने और स्कैटर्ड लॉज को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग और अपडेटेड लॉ बनाना। इसमें स्ट्रिक्टली डिफाइंड प्रोविज़न है ताकि इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो या कंजम्पशन हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। एक और ऑब्जेक्टिव है इनके अलावा, इंडिया को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना, जैसे यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स जो 1961 में बना था, उसके गाइडलाइंस भी एनडीपीएस एक्ट में इंक्लूड किए गए हैं। यह पॉइंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्लियरली पूछा जा सकता है। तो चलते हैं डेफिनेशंस की ओर। एनडीपीएस एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो पहली डेफिनेशन है एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ड्रग्स के हैबिचुअल यूज़ में है और उसे साइकोलॉजिकली या फिजिकली डिपेंडेंट हो गया है। एडिक्शन एक मेडिकल कंडीशन है जिससे डायग्नोज और ट्रीट भी किया जा सकता है। कैनाबिस हेम मतलब इसमें गांजा, चरस और हशीश ऑयल आते हैं। गांजा का मतलब होता है कैनाबिस प्लांट के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स। चरस का मतलब होता है रेजिन या कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। हशीश ऑयल इज मोर पोटेंट लिक्विड एक्सट्रैक्ट।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैनाबिस के कुछ फॉर्म्स जैसे भांग कुछ स्टेट्स में लीगल है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में चरस और गांजा का पोजीशन करना बिना लाइसेंस इलीगल है। अब बात करते हैं कोका डेरिवेटिव्स की। ये सब कोकेन के बेस मटेरियल्स होते हैं। क्रूड कोकेन, इग्गोनाइन और उसके डेरिवेटिव्स, ये सब केमिकल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोकेन को बनाने के लिए काम आते हैं। जब कोकेन का परसेंटेज 0.1% से ज़्यादा हो तो वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस बन जाता है। इरिथ्रोक्साइलोन प्लांट के लीव्स, जिसे हम कोका लीफ कहते हैं, उसी से कोकेन बनाया जाता है। लैटिन अमेरिका में ये प्लांट काफ़ी कॉमन है और वहाँ से इलीगल ट्रैफिकिंग काफ़ी होती है। तो एनडीपीएस एक्ट कोका लीफ को भी रेगुलेट करता है, स्पेशली जब उसमें कोकेन कंटेंट 0.1% से ऊपर हो। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। चीविंग कोका लीव्स साउथ अमेरिका में ट्रेडिशनल कल्चर है, लेकिन भारत में ये अलाउ नहीं है। ये दोनों टर्म्स आपको एग्जाम के अलावा रियल लाइफ में फार्मेसी प्रैक्टिस में भी मिलेंगे। मेडिसिनल कैनाबिस यानी कैनाबिस के प्लांट से बनाया गया एक्सट्रैक्ट या टिंक्चर जो स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ कंट्रीज़ में क्रोनिक पेन या एपिलेप्सी के लिए मेडिसिनल कैनाबिस लीगल है। भारत में भी रिसर्च लेवल पर इसका परमिशन दी जा सकती है, लेकिन अंडर एनडीपीएस एक्ट ही। नार्कोटिक ड्रग का ब्रॉडर मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और हाई एब्यूज पोटेंशियल रखते हैं। इसमें आता है कोका लीफ, कैनाबिस हेम्प, ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ। ये सभी सब्सटेंसेस चाहे रॉ हो या प्रोसेस्ड फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाते हैं। आप सबने मॉर्फिन इंजेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जो सीवियर पेन के लिए दिया जाता है। वो होता है ओपियम डेरिवेटिव और उसी कैटेगरी में आते हैं कोडीन, थीबेन और हेरोइन। ओपियम एक नेचुरल सब्सटेंस है, पॉपी प्लांट के ड्राइड लैटेक्स से मिलता है। अगर उसमें से मॉर्फिन 0.2% से ज़्यादा हो या उसमें डायसेटाइल मॉर्फिन यानी हेरोइन हो तो उसे एनडीपीएस एक्ट के अंडर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सब्सटेंस माना जाता है। इसका मिसयूज़ इंडिया में भी मेजर कंसर्न है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट कल्टीवेशन से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेप पे रेगुलेशन करता है। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रेन के मूड, बिहेवियर या थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लोनाजेपाम जो एनेक्साइटी और एपिलेप्सी में यूज़ होता है, एम्फेटामाइंस जो स्टिमुलेंट कैटेगरी में आते हैं, पेंटाजोसिन एक पेन रिलीवर और पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट का काम करता है। ये सब ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल नहीं किए जा सकते। आपको याद रखना होगा, अगर आप फ्यूचर में डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट बनते हैं तो ऐसे ड्रग्स के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और शेड्यूल के रूल्स फॉलो करने होते हैं। एनडीपीएस एक्ट इन ड्रग्स को मिसयूज से बचाने के लिए रेगुलेशन करता है, क्योंकि इनका ओवरडोज या अब्यूज एडिक्शन का कॉज बन सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टर्म, इलिसिट ट्रैफिक। ये टर्म का मतलब सिर्फ ड्रग्स का इलीगल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई एक्टिविटीज़ आती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला है कोका प्लांट का कल्टीवेशन या उसका कोई भी हिस्सा इकट्ठा करना, ओपियम पॉपी या कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन करना, ड्रग्स का इलीगल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, उसे छुपाना यानी कंसीलमेंट,
उसका यूज़ या कंजम्पशन करना। फिर आता है इनका इलीगल इंटरस्टेट या इंटरनेशनल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना या ट्रांसशिपमेंट करना। और अगर कोई व्यक्ति इन सब एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली नहीं पर किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो ड्रग्स से जुड़ी है, तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक में काउंट होता है। अगर कोई अपना घर, गोडाउन या प्रीमाइसेस रेंट पे दे दे और वहाँ पर ये सारी इलीगल ड्रग्स की एक्टिविटी हो रही हो, तो वो भी इलिसिट ट्रैफिक में आता है। फाइनेंस करना, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना। अगला पॉइंट है, अगर कोई किसी को हेल्प करे, प्लान बनाए या सपोर्ट दे, यानी एबेट या कॉन्स्पिरेसी करे, तो उसे भी इलिसिट ट्रैफिक का पार्ट माना जाएगा। और फाइनली, अगर कोई ऐसे लोगों को हार्बर करे, मतलब छुपाए, प्रोटेक्शन दे, जो इस इलीगल काम में शामिल है, तो वो भी पनिशेबल है। इसका मतलब ये है कि इलिसिट ट्रैफिक सिर्फ ड्रग्स ले जाने या लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी इलीगल एक्टिविटी इसके स्कोप में आती है। तो ये कुछ फोटोज़ हैं डिफरेंट प्लांट्स की जो हम अब तक डिस्कशन कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसमें चरस गांजा का प्लांट दिख रहा है, क्रूड चरस या गांजा दिख रहा है, कोकेन के लीव्स पाउडर दिख रहे हैं, क्रूड कोकेन दिख रहा है और ओपियम का फ्रूट भी दिख रहा है। आप वीडियो पॉज करके ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट को ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्स करने के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। एनसीबी का काम है इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकना और नेशनल इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स को इन्वेस्टिगेट करना। ये एजेंसी मार्च 1986 में बनाई गई थी, एनडीपीएस एक्ट के बाद ही, ताकि इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो सके। एनसीबी के पास इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन का फुल पावर होता है। आपने एनसीबी का नाम न्यूज़ में सुना होगा, कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ एनसीबी के ऑपरेशन में अरेस्ट हुए थे। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं जिसमें नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो आपको एनसीबी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ सकती है। एनडीपीएस एक्ट सिर्फ ड्रग्स बैन करने के लिए नहीं है, इसका एम एक होलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हर स्टेट ऑफिसर और एजेंसी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, जैसे एनसीबी, पुलिस, कस्टम्स और इवन फॉरेंसिक लैब्स। सबका एक सिंक्रोनाइज एफर्ट होता है। दूसरा रोल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारत कई इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जैसे यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नॉर्म्स को फॉलो करती है। तीसरा और इक्वली इम्पोर्टेंट, रिहैबिलिटेशन। एडिक्ट्स को सिर्फ पनिशमेंट नहीं मिलता, उनके ट्रीटमेंट, एजुकेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन पर भी फोकस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ की ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है नारकोटिक कमिश्नर की। उनका काम होता है ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन का सुपरविज़न करना, कल्टीवेटर्स के लाइसेंस और रिकॉर्ड कीपिंग करना, प्रोडक्शन और सेल का मॉनिटरिंग करना। सोच के देखिए, ओपियम जैसे ड्रग्स की कल्टीवेशन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो कितना बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए हर कल्टीवेशन को गवर्नमेंट के ऑथराइज ऑफिसर मॉनिटर करते हैं और हर 1 किलोग्राम का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी।
ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवाइस देती है। इसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन। कमेटी का काम होता है पॉलिसी के रिलेटेड सजेशन देना, ड्रग्स अब्यूज़ से रिलेटेड न्यू ट्रेंड्स और सॉल्यूशन डिस्कस करना, सब कमिटीज़ बनाकर स्पेशलाइज रिकमेंडेशंस देना। ये कमेटी इंश्योर करती है कि एनडीपीएस एक्ट ग्राउंड लेवल पे इफ़ेक्टिव रहे और जो लूप होल्स है, कमियां हैं या नए चैलेंजेस आते हैं उनका टाइमली सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो दोस्तों, सेक्शन 8 एनडीपीएस एक्ट का हार्ट है। ये क्लियर करता है कि बिना परमिशन के कोई भी कोका, ओपियम पॉपी या कैनाबिस ग्रो नहीं कर सकता। कोई भी इन सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल या यूज़ भी नहीं कर सकता। एक्सेप्शन दिया गया है सिर्फ मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए, जैसे रिसर्च या कैंसर पेशेंट के लिए मॉर्फिन थेरेपी। एग्जाम्पल है, मॉर्फिन की सप्लाई सिर्फ लाइसेंस हॉस्पिटल और डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन इसे पजेस करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है। सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जैसे कि कोका प्लांट या उसके लीव्स का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन या यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पर हो सकता है। ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन भी ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ओपियम का प्रोडक्शन, पॉपी स्ट्रॉ का प्रोसेसिंग और उनका सेल और एक्सपोर्ट भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। मेडिसिनल ओपियम या मैन्युफैक्चर ड्रग बनाना जो कि लाइसेंस सब्सटेंस हो, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूवल से ही होता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ एनडीपीएस जैसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, उनका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत में गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कोलॉइड फैक्ट्रीज ही लीगली मॉर्फिन या कोडीन बना सकती है। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग करना इलीगल होगा। ये स्लाइड उन डिटेल्ड रूल्स को बताती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है फॉर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। पहला रूल है, ओपियम पॉपी कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस की लिमिट फिक्स की जाती है। जो भी फार्मर कल्टीवेट करता है उसे अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को ही डिलीवर करना होता है, किसी और को नहीं। गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट का वेट, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी टेस्ट करती है। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से कम निकला तो प्राइस कम या प्रोडक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। एनडीपीएस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लाइसेंसेस के फॉर्म्स, कंडीशंस, अथॉरिटीज़ और फीस प्रिस्क्राइब करे। 3 मेजर एरियाज कवर होते हैं। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पहला है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, यूज़ इत्यादि के लिए लाइसेंस मैंडेटरी है, ज़रूरी है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन लाइसेंस देगा, क्या रूल्स होंगे और फीस कितनी होंगी। दूसरा है पॉइंट ओपियम पॉपी से रिलेटेड, ओपियम पॉपी कल्टीवेशन या ओपियम प्रोडक्शन के लिए। कल्टीवेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। कौन लाइसेंस देगा, कैंसिल करेगा या अपील सुनेगा, ये सब प्री डिफाइंड होता है। तीसरा पॉइंट रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स के लिए, जैसे मॉर्फिन, कोडीन। इनका प्रोडक्शन भी लाइसेंस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर्मेट, रूल्स और अथॉरिटी फिक्स करती है। एनडीपीएस एक्ट हर ड्रग एक्टिविटी को लाइसेंस और रूल्स के थ्रू कंट्रोल करता है। बिना लाइसेंस का काम यानी पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई कल्टीवेटर जो ओपियम सप्लाई करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री में टेस्ट करने के बाद अडल्ट्रेटेड मिलता है, तो ऑथराइज ऑफिसर उस ओपियम को
कॉन्फिस्केट करता है यानी जब्त कर लेता है। कौन से पोर्ट्स और स्टेशंस से ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, सोच के देखो। अगर कोई पोर्ट से बिना परमिशन 10 किलोग्राम कोकेन इंपोर्ट करे, वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं, सीरियस एनडीपीएस वायलेशन बन जाएगी। अब देखेंगे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ डिफाइंड पावर्स होती है, मेनली जो लोकल लेवल पे इन्फोर्स होते हैं, जैसे पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम और कैनाबिस का पोजेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउसिंग करना या सेल करना। इन सभी एक्टिविटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। मैन्युफैक्चर ड्रग्स के रिलेटेड, जैसे पेन किलर, सिडेटिव हो, उनका लोकल यूज़ रेगुलेट करना। हर स्टेट अपने रेगुलेशन थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं, पर विद इन एनडीपीएस फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल एमपी, यूपी जैसे स्टेट्स जहां ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन होती है, वहां स्टेट ऑफिसर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। यह स्लाइड स्टेट के ऑपरेशनल कंट्रोल को एक्सप्लेन करती है। कैनबिस प्लांट के कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस लिमिट फिक्स करना। सिर्फ लाइसेंस्ड कल्टीवेटर्स ही ग्रो कर सकते हैं। जो भी कैनबिस प्रोड्यूस होती है उसे स्टेट के ऑथराइज ऑफिसर को हैंड ओवर करना होता है। गवर्नमेंट फिक्स करती है कैनबिस का प्राइस क्या होगा क्या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट also defines the forms and permits for possession, sale, warehousing, transport, use। ये सिस्टम इसलिए बना है ताकि इलीगल ट्रेड को रोका जा सके और साथ ही मेडिकल या साइंटिफिक नीड्स के लिए कंट्रोल सप्लाई भी बनाए रखा जा सके। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। एनडीपीएस एक्ट का सबसे टफ और एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये लॉ काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, अब आप जान ही जाएंगे। इसमें ऑफेंसेस है पॉपी स्ट्रॉ, कैनाबिस, ओपियम, हेरोइन, कोकेन, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इनका इलीगल कल्टीवेशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चरिंग या स्मगलिंग करना। कल्टीवेटर्स अगर ओपियम को इलीगली डाइवर्ट करते हैं यानी इम्बिजलमेंट करते हैं तो ये भी पनिशेबल है। फॉरेन ट्रेड के थ्रू इलीगल ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। कोई भी प्रीमाइसेस, फ्लैट हो, गोडाउन हो, उसका यूज़ करना फॉर ड्रग स्टोरेज और सेल विदाउट लाइसेंस। फाइनेंशियली सपोर्ट करना या किसी को छुपाना जो इन इलीगल ड्रग्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो इसमें पेनल्टी लगेगी मिनिमम 10 साल से लेकर 20 साल तक, वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ। उसके साथ फाइन भी लग सकता है जो कि है 1 लाख रुपीज़ से 2 लाख रुपीज़ तक। अगर कोर्ट चाहे तो ज़्यादा भी फाइन लगा सकता है। सोच के देखो ये एक्ट किस लेवल तक जाता है। ये सिर्फ यूज़र को नहीं, इंटायर सप्लाई चेन को पनिश करता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक और सप्लीमेंट्री पनिशमेंट की जो एनडीपीएस एक्ट में दी गई है। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लाइसेंस पर्सन अगर अपने लिमिट्स क्रॉस करता है या रूल्स को ब्रेक करता है, वायोलेट करता है, जैसे स्टाफ ने बिना रिकॉर्ड के ड्रग डिस्पेंस कर दिया, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। वो है 3 साल तक की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों। अगर छोटी मात्रा में किसी ने ड्रग पजेस किया हो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन, तो मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों मिल सकते हैं। अगर उस बंदे के पास इनमें से कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, सब्सटेंस हो, कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन के अलावा दूसरा कोई सब्सटेंस हो, तो उसे मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी। इन सबको ओरिजिनल ऑफेंस के बराबर ही पनिशमेंट मिलता है। यानी अगर आपने ऑफेंस नहीं किया लेकिन प्लान बनाया या किसी को हेल्प की तो आप भी उतने ही गिल्टी हो। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए क्या है सज़ा देखिए।
अगर पहले भी किसी को एनडीपीएस में कन्विक्ट किया गया हो और फिर से पकड़ा गया हो तो पनिशमेंट ज़्यादा सीवियर हो जाता है, यानी 15 से 30 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को हो सकती है और साथ ही 1.5 लाख से 3 लाख तक का फाइन उसे कोर्ट लगा सकता है। कुछ वायलेशंस जिनके लिए लॉ में स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो उनके लिए जनरल क्लॉज दिया गया है। अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट या फाइन दोनों कोर्ट उसे लगा सकता है। इन सब का मैसेज क्लियर है, एनडीपीएस एक्ट जीरो टॉलरेंस अप्रोच रखता है और पूरी सप्लाई चेन को अकाउंटेबल बनाता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, एनडीपीएस एक्ट 1985 एक संपूर्ण और सख्त कानून है जिसका मकसद है भारत में ड्रग एब्यूज़ और इल्लीगल ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना। इस एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के किसी भी नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का पोजेशन, यूज़ या सेल इल्लीगल है। गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रोल्स डिफाइन किए गए हैं। जो लोग इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दी गई है, लेकिन साथ ही एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट का सिस्टम भी दिया गया है। एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा रोल सिर्फ मेडिसिन देने का नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रैक्टिस मेंटेन करने का भी है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रोफेशन में आपके लिए भी। सो इसे अच्छे से याद रखिए और समझ के पढ़िए। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही डी फार्मा रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।